तो आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, क्लास 12th फिजिक्स का क्रैश कोर्स चल रहा है और इस क्रैश कोर्स में 12th फिजिक्स को कंप्लीट कोर्स करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, इस पर हम 6 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इस पर हम 6 वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से जाके ये वीडियो देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय की सहायता से गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न 3 स्थितियों में ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे जब बिंदु गोलीय कवच के बाहर स्थित हो, मतलब जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वो बिंदु गोलीय कवच के बाहर स्थित हो। दूसरी स्थिति में हम ज्ञात करेंगे जब बिंदु P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो। और तीसरा हम ज्ञात करेंगे जब बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है गोलीय कवच के अंदर स्थित हो। तो ये पहला डेरिवेशन करेंगे और दूसरा डेरिवेशन हम करेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे और साथ में यह दूरी के साथ किस प्रकार प्रभावित होती है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दूरी के साथ किस प्रकार प्रभावित होती है, यह भी हम ज्ञात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये 2 डेरिवेशन प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या करना है सर, तुम लोग को कॉपी पेन निकालना है भाई। ठीक है, एक समान आवेशित गोलीय कवच बनाना है। तो यहाँ पर देखो जरा, एक समान आवेशित एक गोलीय कवच है, ये एक गोलीय कवच है। अब इस कवच की जो त्रिज्या है वो ले लेते हैं हम कैपिटल R। ये हो जाएगा इसका केंद्र, ये हो जाएगा इसका केंद्र और इसकी जो त्रिज्या है वो हो जाएगी कैपिटल R। अब इस गोलीय कवच पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब कभी किसी खोखले गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है तो यह आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब इस गोलीय कवच के बाहर किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। पहली स्थिति यही है जब बिंदु P गोलीय कवच के बाहर है। तो यहाँ पर गोले के केंद्र से R दूरी पर हम गए और यहाँ पर वो बिंदु P लिया जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस बिंदु P पर हमें गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। किसका उपयोग करके? गॉस की प्रमेय का उपयोग करके। अब गॉस की प्रमेय तो लगती है बंद पृष्ठ पर और बाहर है अभी खुला पृष्ठ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, बिंदु P को एक बंद पृष्ठ से कवर करना होगा। ठीक है, अब बिंदु P जो है वो एक अलग से एक जो हमने बंद पृष्ठ बनाया उसके अंदर आ गया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि बेटा जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी वो थी खुला पृष्ठ और गॉस सर ने क्या बताया था कि आप हमारी प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, पृष्ठ बंद होना चाहिए, तभी गॉस की प्रमेय लगेगी। एक मिनट क्वालिटी चेक कर लें जरा, आप लोग कमेंट करके बताओ क्वालिटी कैसी आ रही है? बढ़िया आ रही है एकदम, झकास स्पीड, झकास चित्र, झकास राइटिंग और झकास तुम लोग को पढ़ना है। तो इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है जबकि बिंदु P गोलीय कवच के बाहर स्थित है। ठीक है, चलो करें। तो अब क्या करें अपन, यहाँ पर ये जो बाहर से अलग से हमने जो गोलीय पृष्ठ बनाया है इसका हम एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं। एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, इस गोलीय पृष्ठ का एक छोटा सा अल्पांश। अब देखो जरा, अब ये जो तुमने छोटा सा अल्पांश लिया है, क्षेत्रफल लिया है, छोटा सा पृष्ठ लिया है, पृष्ठ कैसी राशि होती है? सदिश। तो उस पर हमें एक यूनिट वेक्टर खींचना होगा, एक यूनिट वेक्टर खींचना होगा, उसको हम नाम दे देते हैं ds वेक्टर। बोलो सही है? क्लियर इतनी बात?
एक छोटा सा एलिमेंट लिया, वो सदिश राशि होती है तो उस पर अपन ने एक एरिया वेक्टर खींच दिया, ds वेक्टर। अब देखो जरा यहाँ ये क्या वितरित है, ये प्लस क्यू आवेश वितरित है। अब इन जो प्लस क्यू आवेश हैं इससे निकलेंगी क्या, विद्युत बल रेखाएं। अब चूंकि अपन केवल इसी दिशा की बात कर रहे तो इसी दिशा में अपन विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। विद्युत क्षेत्र भी कैसी राशि होता है, सदिश राशि होता है, तो उसकी डायरेक्शन को ई वेक्टर से प्रदर्शित कर देते हैं। दो दिशाएं हो गई, एक हुआ ये छोटे से क्षेत्रफल की दिशा इसी दिशा में, दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में, मतलब थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री। तब इस गोलीय पृष्ठ के ds क्षेत्रफल से इस गोलीय पृष्ठ का जो अल्पांश है कितना है, ds से गुजरने वाला फ्लक्स कितना लिख दें, d फाई ई लिख दें, d फाई ई लिख दें, बोलो d फाई ई। भाई फ्लक्स मतलब फाई, d मतलब छोटा सा, छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना लिख दें, ई वेक्टर डॉट लिख दें ds वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। दोनों एक ही दिशा में है। आगे देखो एक मिनट और, डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा। चूंकि थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री है, तब डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कॉस 0। चूंकि कॉस 0 का मान होता है 1, सो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी एस। ये तो छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। अगर हम संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल दें संपूर्ण पृष्ठ से। ये जो बाहर अलग से हमने एक संपूर्ण पृष्ठ बनाया है ना बेटा, इसी को तो हम गॉसीय पृष्ठ कह रहे हैं। तब इस गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन, और यहाँ पे डी फाई का मान कितना है, ई इंटू डी एस। ठीक है ना, यहाँ से ई को बाहर कर दो, ई मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र तो कैसा है, कांस्टेंट है। तब ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई बाहर सरफेस इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा ds। ds मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, ds मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, सामने क्या है, समाकलन, समाकलन मतलब क्या, संपूर्ण टुकड़े। संपूर्ण टुकड़ों को मिलाओगे बेटा क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण कैसा है, गोल, मतलब गोले का क्षेत्रफल। तब इसको हम लिख सकते हैं, बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर गॉसीय पृष्ठ बराबर गॉसीय पृष्ठ। मान रख दें, बोलो मान रखें तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। आगे देखो, अब गॉस की प्रमेय लगा दें। भाई इतना फ्लक्स तो लगाया, इतना फ्लक्स तो आया, लेकिन गॉसन ने क्या बताया था, यदि पृष्ठ बंद है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, गॉस प्रमेय से। अच्छा, कई लोग कह रहे थे सर प्रश्न बैंक सॉल्व नहीं करा रहे क्या। ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है ना बेटा, ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है, और क्रैश कोर्स में हम कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, तो प्रश्न बैंक तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं।
जब हम सभी प्रश्नों को लेकर चलेंगे तो प्रश्न बैंक अपने आप क्या हो गई, सॉल्व हो गई। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, या बचेंगे, तो उनको अपन चैप्टर के बाद में कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल अपन डेरिवेशन कर ले रहे, प्रश्न बैंक अपने आप पूरी कंप्लीट सॉल्व हो गई। बोलो सही है? ठीक है, अब लगाएं क्या, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो जरा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से फाई ई का मान कितना आ गया है सर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर कितना है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको क्या करो, ई के इक्वल कर दो। तो ई के इक्वल करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इसके साथ त्रिज्या गुणा के नीचे आ जाएगा ना, तब कितना हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और कितना, इंटू आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, इतना विद्युत क्षेत्र बनेगा। कब बनेगा, जब बिंदु P गोली कवच के बाहर स्थित है, तब गोली कवच के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो बनेगी E इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर और मात्रक क्या, न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, जल्दी से इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से इतना नोट करो। नोट कर लिया, कमेंट करके बता दिया करो भाई लोग, वीडियो को पूरा देखा करो, बीच में छोड़ के भाग जाते हो, बीच में मत छोड़ा करो। परीक्षा देखो, परीक्षा छोड़ के भाग सकते हो क्या, नहीं सर परीक्षा तो देनी है। जब परीक्षा देनी है तो डेरिवेशन पूरे सीखने होंगे ना, कोई चमत्कार नहीं होने वाला कि आकाशीय बिजली तड़की, वहाँ से एनर्जी आई तुम्हारे दिमाग में चली गई, पूरी फिजिक्स तुम पे बनने लगी। ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं होगा बेटा। आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप लोग क्या सोच रहे हो, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, एक डेरिवेशन देख लिया तो उससे काम नहीं बनेगा। हम को इतनी मेहनत से रेगुलर क्लास लगा रहे हैं आपकी, तो आपको रेगुलर पढ़ना होगा। एक दिन पढ़ना बड़ी बात नहीं है, रोज पढ़ना बड़ी बात है। आप लोग क्या करते हो, एक दिन की क्लास अटेंड कर लेते हो, सोचते हो गई पढ़ाई। ऐसा नहीं है, रोज पढ़ना पड़ेगा। चलो देखो, तो ये तो निकली तीव्रता कब, जब बिंदु गोली कवच के बाहर है। अब बिंदु P कहाँ आ गया, गोली कवच के पृष्ठ पर। दूसरी स्थिति क्या है, जब बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर है, जब बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर है, बिंदु यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पे आ गया, तब क्या दिख रहा है, तब यहाँ की त्रिज्या और ये त्रिज्या कैसी हो गई, बराबर हो गई। इस स्थिति में कैपिटल R बराबर स्मॉल r, कैपिटल R बराबर स्मॉल r, तब इस समीकरण से तब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन स्मॉल r का मान क्या लिख दे, कैपिटल R, न्यूटन पर कूलॉम। ये दूसरी स्थिति में, जब बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बनेगी। तीसरी स्थिति देखो, जब बिंदु P गोलीय कवच के अंदर है, अब बिंदु P गोलीय कवच के अंदर आ गया। स्थिति तीसरी, जब बिंदु गोलीय कवच के अंदर है। अच्छा सर, जब बिंदु P गोलीय कवच के अंदर है तो विद्युत क्षेत्र क्या बनेगा, जब बिंदु P गोलीय कवच के अंदर है तो विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा। आप सभी को पता है, जब हम किसी गोलीय कवच को या खोखले गोलीय कवच को आवेशित करते हैं तो आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश कहाँ है,
आवेश है बाहर, गोली कवच के बाहर एक्सटर्नल सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस क्यू आवेश। गोली कवच के अंदर जो आवेश है वो है नहीं, मतलब क्या Q बराबर 0, Q बराबर 0। इस समीकरण में या इस समीकरण में कोई मैं भी मान रख दो, तब E बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q का मान कितना 0/r²। अब 0 में किसी भी क्वांटिटी का भाग देते हैं तब क्या आता है, 0 आता है। तो जब बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है गोली कवच के अंदर आ जाता है तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलो दूसरा डेरिवेशन स्टार्ट करें। दूसरा डेरिवेशन क्या था, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एक प्लेन शीट है, एक आवेशित चालक की चादर है, तो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, एक चादर बना लेते हैं, आवेश की एक अनंत समतल चादर, आवेश की एक अनंत समतल चादर है। चलो ठीक है, एक चादर बना लेते हैं, ठीक है। और इस चादर पर क्या है, इस चादर पर क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वो एक समान रूप से वितरित है। ये इस तरह से और इस तरह से एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। आवेश की एक अनंत समतल चादर है। इसको अब अनंत क्यों कहते हैं अभी हम बताते हैं, सब्र करो बेटा। अब इस चादर के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो सर ये जो प्लेन शीट है ना, इसके दो पृष्ठ होंगे, एक पृष्ठ होगा ये वाला, समझ लो इस साइड का, और दूसरा पृष्ठ होगा ये, मतलब जो प्लेन शीट है इसके दो पृष्ठ होंगे, एक इस साइड वाला एक उस साइड वाला। अब क्या करें, तो इसके लिए क्या करते हैं, और सुनो, गॉस की प्रमेय का भी उपयोग करना है, तो चादर के आर पार एक बेलन बना लेते हैं। चादर के आर क्या बना लेते हैं, एक बेलन बना लेते हैं, ठीक है, एक बेलन बना लिया। अब इस बेलन का जो क्षेत्रफल है वो ले लेते हैं A, इसका जो क्षेत्रफल है वो ले लिया हमने A, बेलन के वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल है A। अब इस चादर से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। इस साइड भी बना लो, इस चादर से आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु P डैश है, मतलब PP डैश अक्ष वाले एक बेलन की कल्पना करी है। तब इस बेलन का जो बंद पृष्ठ है वो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। गॉसीय पृष्ठ का मतलब क्या होता है, बंद पृष्ठ, क्योंकि गॉस की प्रमेय हमेशा कहाँ लगेगी बेटा, बंद पृष्ठ पर लगेगी। मतलब हमें क्या, चादर के आर पार एक बेलन की कल्पना करनी होगी। अब देखो जरा, यहाँ से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी मतलब विद्युत क्षेत्र निकलेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, तो यहाँ पर लिख देते हैं E वेक्टर, ठीक है। अब ये जो एरिया है वो सदिश राशि है, तो उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए क्षेत्रफल क्या, A ले ले इसका, A वेक्टर। चलो, वृत्ताकार सिरों का जो क्षेत्रफल वो कितना है, A है, तो A हो जाएगा क्षेत्रफल की दिशा, और ये जो दूसरा तीर दिख रहा है ये तीव्रता की दिशा। ऐसे ही अपन उस साइड भी करते हैं। यहाँ पर देखो एक एरिया की डायरेक्शन, एक तीव्रता की डायरेक्शन, सही है। यहाँ पे थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। सर आपने तो दोनों वृत्तीय सिरे ले लिए, क्योंकि चादर उस साइड भी दोनों ओर
लेंगे ना चादर, चादर के 2 पृष्ठ होते हैं, अभी बताया। अच्छा सर, और बेलन का जो वक्राकार पृष्ठ है वो तो आपने छोड़ दिया, ऐसा होगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। अरे सुनो 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 बेटा, बेलन का जो वक्राकार पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है, और जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होता है। सर कैसे समांतर है, हमें तो समझाओ जरा। देखो बेटा, यहाँ पर जितने भी आवेश आपको दिख रहे हैं, जैसे इस आवेश से बल रेखा निकलेगी तो वक्राकार पृष्ठ में जा रही है क्या? देखो फ्लक्स कहते किसे हैं, जरा बताओ, फ्लक्स कहते किसे हैं? जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में अभिलंबवत जाएं तो फ्लक्स होता है बेटा। ये पृष्ठ है, अगर बल रेखा ऐसे जा रही तो फ्लक्स है, अगर बल रेखा ऐसे जाए तो फ्लक्स होगा क्या? नहीं होगा सर। समझो बात, अगर बल रेखा, जैसे ये हथेली को आप पृष्ठ समझो और इसको बल रेखा समझो, अगर ऐसे आए तो विद्युत फ्लक्स होता है, अगर बल रेखा ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए तो कोई फ्लक्स होगा क्या? नहीं होगा। मतलब जब पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो कोई फ्लक्स नहीं होता। यहाँ देखो, ये जितने भी आवेश हैं अगर इनसे बल रेखाएं निकलेंगी तो एक भी बल रेखा बेलन के वक्राकार पृष्ठ से होकर नहीं गुजर रही है। अतः बेलन का जो वक्राकार पृष्ठ है इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा? 0। तो यहाँ पर लिख दें हम, बेलन के वक्राकार पृष्ठ, बेलन का वक्राकार पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। अतः उससे गुजरने वाला क्या? विद्युत फ्लक्स बराबर 0। सही है। बेलन का वक्राकार पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, अतः उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? 0। मतलब बेलन के वक्राकार पृष्ठ की बात हो गई खत्म। तो अब क्या करें सर? अरे अभी सर नहीं खाओ, यहाँ देखो, अब बेलन के 2 वृत्ताकार पृष्ठ है, इन पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स की बात कर लो। इसलिए बेलन के वृत्ताकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, क्या लिख दें? फाई ई बराबर कितने वृत्ताकार पृष्ठ है? 2, तो दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फिर क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा, यहाँ पर ई ए कॉस थीटा बराबर कितना? 0। सो फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 प्लस थीटा बराबर 0, मतलब ई ए कॉस 0। कॉस 0 का मान 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ई ए, यहाँ पे ई ए, टोटल कितना हो जाएगा? फाई ई बराबर 2EA। समीकरण नंबर 1। अब क्वालिटी चेक कर ली जाए एक बार, ठीक है। चूंकि गॉस प्रमेय से फाई ई बराबर कितना होगा?
Q बटे एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 को बराबर कर दो, कितना हो जाएगा 2EA बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। आगे देखो, फिर क्या निकालना है अपन को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E है। सो 2A का त्रियक गुणा कर दो, तो यहाँ बन जाएगा E बराबर Q अपॉन, फिर सर Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। इसको दिया समीकरण नंबर 3। अच्छा देखो, एक अपन ने घनत्व पढ़ा था, एक होता है रैखिक आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। प्रति एकांक के क्षेत्रफल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, उसको दर्शाते सिग्मा से। यदि चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, यहाँ पे ये सिग्मा है, सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर कितना होता है Q बटे A। प्रति एकांक के क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा बराबर Q बटे A। Q के बराबर कर दो बेटा, Q के बराबर कर दो तो हो जाएगा सिग्मा A। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से, बस डेरिवेशन होने ही वाला है, इतना जल्दी से नोट करो। नोट करते भी हो कि नहीं? ऊपर का मिटा दें, ऊपर का मिटा दें, चलो ठीक है। और अब इतने में तो डेरिवेशन हो ही जाएगा। तो Q का मान हो गया सिग्मा A। समीकरण 3 में मान रख दो, यहां पर लिखो समीकरण 3 में मान रखने पर तब कितना हो जाएगा E बराबर Q का मान सिग्मा A बटे कितना है 2A एप्सिलॉन नॉट। A से A को कैंसिल कर दो, सो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नोट कर लिया। तो ये क्या है, A के समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो यहाँ पर देखो, जिस दूरी पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करी है वो तो यहाँ पे R तो है नहीं, मतलब अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, क्या बोला हमने, अनंत समतल चादर के कारण जिस बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करी है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती। मतलब आवेशित अनंत समतल चादर के आसपास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो नियत होती है। कितनी होती है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।